हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है समीकरण, जो कि रीट लेवल 2 में है। सरल एक घातीय समीकरण, ये द्विघात समीकरण अपने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरल एक घातीय समीकरण है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अपने एग्ज़ाम की डेट का अभी कोई पता नहीं है, लेकिन ये जो टाइम ऐसा है, इसमें आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाओगे। मेरा मतलब है कि एग्ज़ाम की डेट आपको नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपकी पढ़ाई को बिल्कुल ऐसे कर दें कि अभी तो पता ही नहीं, जाने कब होंगे, सितंबर नवंबर तक। लेकिन आपको आपकी पढ़ाई उसी तरीके से कंटिन्यू रखनी है, तभी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सरल एक घातीय समीकरण के बारे में पढ़ने के लिए पहले समीकरण समझना जरूरी है कि समीकरण क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमने बीजीय पद पढ़े थे, बीजीय पद के बाद में हमने बहुपद भी पढ़े थे, बहुपद के बाद हमने गुणनखंड किए। तो समीकरण क्या अलग है क्या उनसे? समीकरण कोई अलग चीज़ थोड़ी ना है। समीकरण में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, वही सारी चीज़ें इसमें काम आएंगी, सब चीज़ें काम आएंगी। गुणनखंड जो हमने पढ़े हैं वो समीकरण में काम आएंगे सारे के सारे। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते तो आप समीकरण को भी हल नहीं कर सकते हैं, ये मान के चलो। तो यानी अब जो बीजीय पदों का बना हुआ ही होता है समीकरण, बट इसमें क्या होता है, क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। यानी आपको इसमें बीच में जब बराबर का चिन्ह दिख जाए और दोनों तरफ चर अचर से बना हुआ यानी कोई बीजीय पद या बहुपद दिख जाए तो वही समीकरण है। दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। ये हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने ही इसका नामकरण कर दिया कि भाई दो पक्ष हैं, तो एक दायां पक्ष है और एक बायां पक्ष है। अब दायां पक्ष और जो बायां पक्ष है, LHS और RHS, इसका मान हमेशा आपस में बराबर होता है। जैसे बराबर का चिन्ह लग गया ना, जैसे तराजू होते हैं, तराजू में दोनों तरफ एक तरीके से दोनों तरफ बिल्कुल पलड़े बराबर होते हैं, वैसे ही LHS का मान RHS के बराबर होता है। यही समीकरण की विशेषता होती है। ठीक है, तो समीकरण की विशेषता दो ही बात होती है, सिर्फ बराबर का चिन्ह दिख जाए और दो पक्ष हो तो वह समीकरण होता है। अब समीकरण हल कैसे करते हैं? समीकरण हल करने के कुछ बिंदु हैं। पक्षांतर नियम। कैसे? पक्षांतर नियम। नाम से पता चल रहा है, पक्षांतरण का मतलब है चेंज करना, पक्षों को चेंज करना। कि भाई अगर कोई पद इस साइड से इस साइड चल जाए तो क्या होगा, या इस साइड से इस साइड चल जाए तो क्या होगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कि जैसे कोई भी पद को हम पूरा का पूरा उठा के चेंज कर दें, जैसे मैं LHS का पूरा पद तो मैं लिख दूँ इधर और RHS का पूरा कर दूँ इधर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस समीकरण पे। समझ रहे हो? उस समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो 3x + 7 = 5, ये कोई समीकरण है। ठीक है, ये कोई समीकरण है, तो ये पूरा पक्ष तो इसका क्या कहलाएगा, LHS, और ये पूरा पक्ष RHS। तो ये बराबर 5 है, तो पूरा का पूरा उठा के यदि मैं 5 को इधर लिख दूँ = 3x + 7, इस प्रकार से लिख दें, तो इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई चिन्ह बदलेगा, ना कोई संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद को आप उसका पक्ष बदल रहे हो। जैसे कि 3x + 7 = 5, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि इस प्लस के 7 को हम उधर भेज दें। तो जब भी किसी भी पद को अगर वो प्लस या माइनस में है, उसको हम चेंज करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब एक तरीके से अगर यहाँ जोड़ है तो उधर जाते ही वो बाकी हो जाएगा, इधर बाकी है तो जोड़ हो जाएगा। चिन्ह बदल गया, मतलब क्या हो गया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। एक तो ये होता है। अगर वो गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर प्लस के 7 है, इसको जब हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस के 7 उधर जाके माइनस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसे हम सोल्व कर लेंगे वहाँ जाके कि माइनस के 7 और में से जब प्लस के 5 गए तो क्या बचे, माइनस के 2। अब देखिए, ये 3 गुणा में x है, भाई बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा में। अब मैं इस 3 का भी पक्षांतरण करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? पक्षांतर। तो 3 को जब उधर भेजेंगे तो ये, क्योंकि ये क्या है, गुणा में है, और मैंने कहा गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग में। तो x बराबर, ये जब गुणा में है तो बटे में आ जाएगा इसके, तो -2/3।
बटे का मतलब भाग ही तो हो गया, ठीक है। तो x का मान आ गया -2/3। तो इस प्रकार से पक्षांतरण के कुछ नियम है जो आपको पता है, छोटी सी बात है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं हम। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने यूपी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। अब देखिए, अब आप कहोगे इसमें कहीं समीकरण दिख ही नहीं रहा, तो देखिए समीकरण दो तरीके से आते हैं इनके क्वेश्चन, या तो आपको डायरेक्ट समीकरण सॉल्व करवा सकता है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सरल एक घातीय समीकरण ही है, इसलिए चांस ये बनते हैं कि डायरेक्ट समीकरण हल नहीं करवा कर, क्योंकि ये तो एक बेसिक सी चीज़ हो गई जो 7th 8th के बच्चे भी नॉर्मली कर देते हैं। तो समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इसमें। अब इसमें आपको समीकरण खुद को ही बनाना है आपको, तो इसकी जो क्वेश्चन की जो लाइन है उसको समझना है कि क्या कह रहा है, उससे हमको समीकरण खुद ही बनाने हैं। अब देखिए समीकरण जो सरल एक घातीय समीकरण मैंने आपको बताए थे वो दो टाइप के होते हैं। देखो, एक तो होता है सिर्फ एक ही चर राशि वाले, जैसे कि जिसमें सिर्फ x, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको जो भी कि 3x + 7 = 5, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर राशि दिख रही है आपको x। तो आपको पता है कि आपका क्या है, इसमें क्या करना है आपको कि इसको सरल करके x का मान निकालना है, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल होते हैं, ये तो आप आराम से कर लोगे भाई, प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस, गुणा भाग किया, और जो भी चर राशि हुई x y z जो भी है आप उसको बहुत ही अच्छे से मान निकाल लोगे। दूसरा जो सरल एक घातीय समीकरण जो आपके सिलेबस में है, तो उसमें क्या होता है, दो चर वाले होते हैं, जैसे कि x + y = 5 है और 3x + 5y = 10। तो ये सरल एक घातीय समीकरण है, लेकिन इनमें दो चर दिखेंगे आपको x और y। तो जब दो चर हैं तो उसके लिए दो समीकरण भी होना जरूरी होता है भाई, दो चर हैं तो जब आपके सामने दो समीकरण होंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो एक इस टाइप के समीकरण होंगे, तो इन्हें भी हम सरल करेंगे। इन्हें सरल करने के तरीके कई प्रकार से होते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, व्रजगुणन विधि है। तो एग्जाम में आपसे विधियां तो पूछेगा नहीं कि आप प्रतिस्थापन से ही करो या विलोपन से ही करो या व्रजगुणन से ही करो, आप किसी भी विधि से समीकरण सॉल्व कर सकते हो। तो अब विधियां कैसे कैसे इसमें काम आएंगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ, जब क्वेश्चन आएगा उसी में समझा दूंगी कि इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल, सतत मतलब कंटिन्यू, जैसे कि 3 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 5, तो या तो 3 और 5 इस टाइप से। फिर जैसे कि 21 के बाद 23, तो ये बात तो आप समझ गए कि सतत विषम संख्या यानी कंटिन्यू है, उनका गुणनफल है, उन दोनों का गुणनफल है 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। छोटी वाली संख्या पूछी है और उसका भी क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे। तो अब इसके लिए समीकरण कैसे बनेगा, हम मानेंगे कि माना एक संख्या x है, बिना x के काम चलेगा नहीं, समीकरण है तो मानना तो पड़ेगा कि माना एक संख्या या छोटी संख्या क्या है x। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बता रही हूँ, एग्जाम में इस टाइप से आपको इतना खोल के नहीं करना कि माना छोटी संख्या x है, आप डायरेक्ट समीकरण आपके दिमाग में बनाओ, ठीक है। अब अगली जो विषम संख्या है, आपको पता है दो विषम संख्याओं के बीच में कितना गैप होता है, दो का ही होता है, डिफरेंस कितना होता है 2 का। भाई 3 के बाद 5, तो 3 + 2 करनी पड़ी तो 5 आता है, 21 में 2 जोड़नी पड़ी तो 23 आता है। तो जो दूसरी होगी विषम संख्या, अब इसमें विषम की जगह सम आए तो भी यही मानेंगे अपन, क्योंकि सम हो चाहे विषम हो उनमें डिफरेंस कितने का होता है, 2 का ही होता है। तो अगर विषम की जगह सम होता तब भी हम x और x + 2 ही मानेंगे, ये मत सोचना कि उसमें कुछ अलग मानेंगे। तो इसमें इसी टाइप से मानेंगे, x और x + 2, ये हमने दोनों मान ली। अब इसने कहा है दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुणा कर दो, x गुणा x + 2, दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6723। बस इतनी सी बात है, छोटी संख्या का वर्गमूल। तो अब इस समीकरण को हल करने पर हमको x का मान मिल जाएगा, और x क्या है, छोटी संख्या है, और छोटी संख्या का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व। x को x से गुणा किया तो क्या आया, x², ठीक है। फिर x को 2 से गुणा किया तो 2x,
ठीक। फिर 6723, ये दोनों गुणा कर लिए हमने, बराबर 6723 है, तो उसको हम पक्षांतर से इधर ला सकते हैं, माइनस के 6723 बराबर 0। ठीक है। अब इसको मैं इधर क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर दिख गया, तो एक्स स्क्वायर से अभी सरल एक घातीय समीकरण तो है नहीं कि आप पक्षांतर करके हल कर लोगे आपको एक्स का मान मिल जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यानी क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो इसमें एक्स के भी कितने मान मिलेंगे हमको, दो मान मिलेंगे। एक्स स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है, अतः एक्स के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। और द्विघात समीकरण को हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, तो फिर किस प्रकार से हल करें। ये एक गुणनखंड मैंने आपको समझाए थे लास्ट वाला, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार के गुणनखंड का रूप दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार के गुणनखंड वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला पद को इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं, अधिकतर इसका गुणांक 1 ही मिलता है, और अगर मान लो कुछ और हो तो गुणा करके देख लो। ठीक है, 1 से जब इसको गुणा किया तो यही आएगा। तो हमको कोई ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करे तो 6723 आए और उनका अंतर हो 2। अब देखो ये सवाल आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, मैं इसका एक छोटा तरीका भी बताऊंगी आपको लास्ट में। ये इतना करने का कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकता है, पर एक बार आप इसको समझ लो, बेसिक है ना, क्योंकि ये तो समझना ही पड़ेगा, इसके बिना तो नहीं होगा। कि 6723 के ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो। अब क्योंकि वो दोनों विषम संख्याएं हैं और लास्ट में 3 आ रहा है, तो पहले तो आप दिमाग में ये लाओ कि वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आता है, ठीक है, पर 3 से 5 को गुणा करने पर तो आएगा नहीं। विषम संख्याओं की बातें कर रहे हैं ना भाई, दोनों ऐसी 2 विषम संख्याएं हो जो गुणा करने पर अंतिम पद 3 मिले आपको, है ना। तो 3 से 5 को करने पर तो आएगा नहीं, 5 3 15, फिर 5 को 7 से करने पर भी नहीं आएगा। फिर 7 से 9 को करके देखते हैं, आ जाएगा। 7 से 9 को करने पर भी हमको क्या मिलता है, 3 ही मिलता है ना। तो यानी या तो 1 और 3 है या फिर 7 और 9 इस टाइप से। तो अब हम इतनी बड़ी संख्या है तो अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने सोचा कि हो सकता है वो 51 × 53 हो। ठीक है, 51 × 53। तो अब 3 एकम 3 और 3 पंचों 15 गुणा 5 एकम 5 और 5 25, 3 7 2। ये तो बहुत ही छोटी संख्या रहेगा, यानी इससे भी काफ़ी बड़ी है। तो इससे बड़ी सोचते हैं। अब 8 लेते हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 8 64, 3 12, 7 और 6, 6723 मिल गए हमको। यानी वो दोनों संख्या कौन सी है, 81 और 23 है, 83। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस के 2x आने चाहिए, प्लस के 2x, यानी बड़ी वाली प्लस की लेंगे, छोटी वाली माइनस की लेंगे। तो प्लस के तो 83x और माइनस के 81x माइनस 6723 बराबर 0। ठीक है, अब क्या बनाते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। इसके बाद में इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 83, इन दोनों में से क्या लेंगे, माइनस के 81 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस का भाग दिया तो प्लस ही मिलेगा, और जब 81 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 83 आएगा, क्योंकि गुणा करने पर आ रहा है, तो 83। ठीक है, दोनों में सेम आ गया, तो सेम को एक बार लिख देते हैं, x प्लस 83 और एक बार बाहर की संख्या x माइनस 81 बराबर 0। अब इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0, यानी x के 2 मान मिलेंगे हमको। तो यहाँ से तो x का मान क्या मिलेगा, प्लस के 83, जब उधर जाएंगे तो माइनस के 83, और वहाँ से प्लस के 81। अब देखिए सबसे छोटी संख्या मानी थी हमने, ठीक है, छोटी वाली संख्या x का मान। अब इन दोनों में से नेगेटिव मान नहीं लेंगे, क्योंकि इसने कहा था कि सतत विषम संख्याओं का गुणनफल हो सकता है माइनस के 83 भी हो सकता है माइनस के 83 भी हो। हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए क्लास 12th की मैथ सब्जेक्ट का NCERT बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे हमने सबसे छोटी क्या मानी थी, x, सबसे छोटी को x माना था और x के मान आए -83 और +81। तो हमसे क्या पूछा था, छोटी संख्या का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल जो हम करेंगे -83 का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, एक काल्पनिक संख्या आएगी और जो ऑप्शन में है नहीं, ABCD में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हम कौन सा वाला मान लेंगे, हम 81 लेंगे, क्योंकि 81 का वर्गमूल √ करेंगे इसका तो क्या मिलेगा हमको 9, और जो हमारे ऑप्शन में है। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं। वैसे क्वेश्चन का आंसर दोनों ही ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से सोचना है। ऑप्शन में हमको कौन सा वाला मिला, हमारा 81 का √9, यानी बी ऑप्शन आएगा इसका। तो मैं डायरेक्ट बता रहे हैं कि बोल रही थी कि डायरेक्ट इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, गुणनफल हो, किसी भी सम या विषम का गुणनफल आपको दे रखा हो, तो आपको डायरेक्ट उसके जैसे कि बस जैसे ये संख्या थी ना 6723, तो इसके ऐसे फैक्टर देखने हैं आपको, इतना नहीं सोचना है x + 2 फिर गुणनखंड इसको सॉल्व करना। आपको डायरेक्ट इसके फैक्टर सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर ये मिल जाए हमको। तो हम डायरेक्ट इसको बस इतना से सोचेंगे कि 81 × 83 करने पर 6723 आते हैं। तो इसका मतलब छोटी संख्या 81 है और 81 का वर्गमूल 9। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्ट इसको किया जा सकता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये HTET 2019 में आया हुआ है कि एक चिड़ियाघर में हिरन एवं मोर हैं। गणना करने पर उनके सिरों की संख्या 80 है तथा उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो वहाँ मोर की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें एक समीकरण से अपनी बात नहीं बनेगी, यानी इसमें 2 समीकरण अपन को बनाने ही पड़ेंगे। और फिर 2 अज्ञात चीज़ें भी हैं, हिरन एवं मोर, तो हमको दोनों ही चीज़ हमारे लिए अज्ञात है। हमको हिरन का भी नहीं पता कि हिरन कितने और मोर का भी नहीं पता, तो हमको 2 राशियां माननी पड़ेगी, यानी इसमें चर राशि कितनी हो गई, 2। आप इस प्रकार से मानोगे कि किसी को भी x y मान लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी को x मानो इसी को y। हिरन एवं मोर है तो आप माना हिरन x है और मोर को मान लिया y। ठीक है, इनकी संख्या मतलब हिरन की संख्या तो x है और मोर की संख्या y है। अब देखिए, गणना करने पर उनके सिरों की संख्या 80 है। सिरों की संख्या का मतलब क्या हुआ कि जितने टोटल हैं हिरन प्लस मोर x + y बराबर 80, यही तो मतलब हुआ भाई। सिरों की संख्या 80 का मतलब क्या हुआ कि हिरन प्लस मोर दोनों का टोटल कितना है, 80 है। ठीक है, क्योंकि सिर तो सबके एक ही होता है इसलिए। अब तथा उनके टांगों की संख्या 200 है। अब इसमें सोचने का विषय है, दोनों की अलग अलग है। हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और मोर के 2 होते हैं। तो इसका मतलब x क्या मानना है, हिरन, x क्या मान रहा है, हिरन। तो हिरन के होते हैं 4 पैर, तो 4 × x 4x। ठीक है, ये तो क्या हो गई, हिरन के पैरों की संख्या। भाई हिरन जितने भी हैं उसको हमने 4 से गुणा कर दिया, तो ये हिरन के पैरों की संख्या हो गई। प्लस इसी प्रकार से मोर के 2 पैर होते हैं, तो 2 × y, तो 2y का मतलब टोटल मोर के पैरों की संख्या। तो हिरन के पैरों की संख्या और मोर के पैरों की संख्या, इसका टोटल इसने कितना दे रखा है, 200। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण मिल गए हमको, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको x और y का मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन। क्या होता है इनमें, प्रतिस्थापन का मतलब तो होता है कि आप प्रतिस्थापित यानी हटा दो उसका मान। जैसे कि हम यहाँ से x का मान निकाल कर जैसे इस प्रकार से मैं लिख दूँ x बराबर, यहाँ पर 80 है ही, और ये y का मैंने पक्षांतरण कर देती हूँ, यदि माइनस के y, तो 80 - y हो गया x का मान, और ये x का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दूँ, यानी यहाँ पर रख दूँ। ठीक है, x का मान यहाँ रख दूँ, तो पूरा समीकरण किस में हो जाएगा, ये y में हो जाएगा, और y से हम उसको सरल करके y का मान निकाल लेंगे। और y क्या है, मोर की संख्या है, और यही तो उसने पूछी थी हमसे, मोर की संख्या। ठीक है, ये तो हो जाती है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि होता है, विलोपन में हमको किसी भी एक चीज़ का विलोपन यानी गायब करना होता है, विलोप करना। ठीक है, एक को इस प्रकार से काटना होता है। जैसे कि समीकरण 1 और 2 में से
हम किसी भी एक को काट सकते हैं, किसको, x को या y को। तो डायरेक्ट उसके लिए क्या होता है, समान होने चाहिए। बाकी करने पर क्या होता है, या जोड़ने पर यानी चिन्ह अलग अलग हो जाएं तो वो कट जाती हैं अपने आप, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ये y है और ये 2y है, यदि मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर ये 160, ठीक है, ये हो गया। और यदि इस समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को मैं घटा दूँ, ये जो नया समीकरण 3 मिल रहा है हमको, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर एक नया समीकरण मिलेगा, समीकरण 3। और जब समीकरण 2 में से 3 को घटा दें, क्या कर रहे हैं अपन, 2 माइनस 3 करने पर, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस। तो देखो ये प्लस ये माइनस तो ये कट गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विलोपन। अब इसका विलोपन कर दिया अपन ने y का, अब सिर्फ और सिर्फ x रह गया। 4x में से 2x गए तो क्या बचा, 2x बराबर 200 में से 160 गए तो क्या बचा, 40, ठीक है। तो 2x बराबर 40 है, तो x का मान क्या मिल गया, 20, ये बटे में 2 आ गए ना, तो 20। अब x का मान 20 मिल गया, हमको क्या चाहिए था, y का मान, तो y का मान ही तो चाहिए था, मोर की संख्या पूछी थी कि मोर की संख्या कितनी है। तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो y का निकालना था, निकल गया x का, तो अब इसमें रख सकते हैं समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख दो। जैसे कि समीकरण 1 में रखते हैं हम, तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 80 है, और x का मान कितना है हमारे पास, 20, तो 20 प्लस y बराबर 80, तो y बराबर 80 माइनस 20, तो y का मान क्या मिल गया, 60। तो मोरों की संख्या आ गई 60। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। संख्याओं का योग 8 है, 2 संख्याओं का योग इसने क्या दे दिया हमको, 8। तो इसका मतलब हम इस प्रकार से भी तो मान सकते हैं कि माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या तो x है और दूसरी 8 माइनस एक्स, दोनों का योग 8 है, एक x है तो दूसरी 8 माइनस एक्स होगी, 8 में से घटा लो तो दूसरी मिल जाएगी हमको। अब इसने कहा उनके व्युत्क्रमों का योग, तो इन दोनों का व्युत्क्रम कर दो, 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स, इन दोनों का योग क्या है, 8/15 है, 8/15, ठीक है। अब क्या करेंगे, सरल करेंगे, उसी प्रकार से लैसे लेंगे, इन दोनों का लैसे आया x गुना 8 माइनस एक्स, ठीक है। x का जब भाग दिया तो क्या बचा, 8 माइनस एक्स, प्लस है प्लस लगा दिया, फिर जब 8 माइनस एक्स का भाग इसमें दिया तो क्या बचा, x को x से गुणा किया, x बराबर 8/15, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये तो हो गई कैंसिल यहीं पे। तो क्या बच गया अपने पास, 8 और बटे में क्या है, तो ये गुणा कर लो इसको, कितने हो गए, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8/15, ठीक है। अब देखिए ये 8 से 8 कैंसिल हो रहा है ना, तो हमारे पास बच गया 1/8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/15। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्रॉस गुणन है ना, वृज्ज गुणन बोलते हैं जिसे। तो आप इससे गुणा करेंगे तो 15 तो हो गया 1 से गुणा, और 8x माइनस एक्स स्क्वायर भी 1 से गुणा, यहाँ पे 1 ही तो रह गया जब ये कैंसिल हो गया तो यानी हमारे पास आ गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15, ठीक है। अब द्विघात समीकरण के रूप में है तो इसे अपन सरल रूप में ले आते हैं, मतलब सरल रूप मतलब है तो द्विघाती, लेकिन क्योंकि ये माइनस है ना इसलिए मैं उधर ले जाती हूँ इसको पक्षांतरण से। तो देखिए उधर जाने पर प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस के 8x हो जाएंगे उधर जाकर, और ये प्लस के 15 रहेंगे और इधर क्या रहेगा, अब 0 बराबर 0, ठीक है। इसको अपने सेट कर लिया। अब ये क्या बन गया, गुणनखंड, यानी ऐसी राशि गुणा करे तो 15 है और जोड़े तो प्लस का चिन्ह है ना, जोड़े तो क्या है 8, तो 5 से 15, 5 और 3 8 होते हैं, लेकिन आने किसके चाहिए, माइनस के, इसलिए हमको माइनस के 5 गुणा माइनस के 3 ये करने पड़ेंगे गुणा, माइनस माइनस गुणा करने में प्लस हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर इस प्रकार से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस के 15 बराबर 0, दो के जोड़े बनाएंगे, x कॉमन आ गया, x माइनस 5, यहाँ पर माइनस के 3 कॉमन आएगा, तो x माइनस का भाग देंगे तो माइनस के 5 बराबर 0, दोनों में समान है इसलिए x माइनस 5, एक बार बाहर का x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से हमको 2 मान मिलेंगे x के, एक तो हुआ x माइनस 5
बराबर 0 तो x बराबर 5, और दूसरा है x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, यानी x के दो मान 3 और 5। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 8 है, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 और 5 है।